नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लैट पर चर्चा करेंगे। क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आज की तारीख में लॉ के पढ़ाई को लेके ट्रेंड बिल्कुल ही बदल चुका है। एक वक्त ऐसा था जब लगता था कि चलो कुछ नहीं बचा है तो लॉ की डिग्री हम ले लेते हैं, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में ट्रेंड बिल्कुल ही बदल चुका है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि लॉ की पढ़ाई के बाद अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिशनल अगर हम अप्रोच देखें तो हमारे पास वकालत का एक पेशा होता है लॉ की डिग्री लेने के बाद, और दूसरा न्यायिक सेवा में जाने का। तो वकालत में हम चले जाते थे और न्यायिक सेवा में पहले यह परेशानी थी कि वैकेंसीज़ बहुत कम आती थी। आज की डेट में अच्छी खासी वैकेंसीज़ भी है। आप किसी लॉ फर्म में जा सकते हैं, आप किसी कॉलेज में आपके पास जब LLM की डिग्री हो जाती है वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं अपना YouTube चैनल चलाता हूँ, उसके माध्यम से बच्चों को गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ। यह काम आप कर सकते हैं। मेंटरशिप आप कर सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा खासा वहाँ से पैकेज मिलता है। किसी अच्छी लॉ फर्म में या किसी लॉयर के अंडर में रह के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या लॉ फर्म में रह के आप ड्राफ्टिंग वगैरह जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, एग्रीमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यह सारी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए लॉ को लेकर एक गजब सा ट्रेंड कहते हैं ना, उसमें बदलाव हुआ है। आज की तारीख में पेरेंट्स भी बात करते हैं। एक वक्त था जब आप देखेंगे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग यानी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायो ले लो आप, और मेडिकल की या तो आप तैयारी कीजिए और नहीं तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते थे उनका भी इंटरेस्ट जगा और उन्होंने देखा कि नहीं, या फिर किसी के थ्रू उन्हें जानकारी मिली कि लॉ में भी अच्छा करियर है, तो अपने करियर के ग्रोथ के एस्पेक्ट से उन्होंने देखा और उन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। और आज की डेट में बहुत सारे उनमें से बच्चे किसी अच्छी लॉ फर्म में हैं, अच्छा पैकेज उनके पास है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स बन गए हैं, न्यायिक सेवा। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखते हुए अब ट्रेंड बदल चुका है। अब क्या है कि एक वक्त था जब 10th में जब बच्चे पास कर जाते थे क्लास 10th, ठीक है, यानी मैट्रिक की पढ़ाई उनकी हो जाती थी, तो वह घर में चर्चा करते थे कि क्या लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, या मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, यानी कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करनी है। ठीक उसी ट्रेंड पर आज की डेट में चर्चा घर में होती है कि हमें क्लैट की तैयारी करनी है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको एक गाइड के तौर पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी करके आपका सिलेक्शन, मतलब क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है उसे आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। आपके पास एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, या मेरा अपना YouTube चैनल है, उसके माध्यम से भी मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा। मुझे याद है कि जिस वक्त हम लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो मेरा एक जूनियर है, उसका एडमिशन हुआ था, मेरे से 1 साल जूनियर था वो। उसके यहाँ उसके फादर जो थे, उनका यही था कि बेटा जो है मेडिकल का जो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो निकाले और डॉक्टर बन जाए। बंदे का लक ख़राब था या जो भी कारण रहा हो, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था और मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला नहीं हुआ। उस वजह से उसने लॉ की पढ़ाई करी। मैं बता दूं, आज की डेट में वह जुडिशियल ऑफिसर है मध्य प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं या आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, कुल मिलाकर यह कहना है कि सिर्फ मेडिकल या डॉक्टर ही बनना आपकी योग्यता को सिद्ध नहीं करता है या आपके करियर को ब्राइट करने की कोई गारंटी वहाँ पर, ऐसी बात नहीं कि गारंटी वहीं पर ही है। गारंटी यहाँ भी है, लॉ की फील्ड में भी अगर आप आते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी मेंटरशिप होती है आपके पास, तो निश्चित तौर पे आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होने वाला है। सबसे पहले आप यह जान लें कि जो क्लैट होता है, ये क्लैट है क्या। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, यह उन बच्चों के लिए है जो इनका भी अभी 10th का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए, और अभी से आप शुरुआत कीजिए, तैयारी अभी से कीजिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले इसमें
आपका जो क्लैट का पेपर होता है यह आपका 120 नंबर का होता है, 120 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, यानी एमसीक्यू उसे शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। एक पैसेज दिया रहेगा, एक पैराग्राफ रहता है, उसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो होता है आपका, उसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद उससे आपको 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा और 4 उसके आंसर दिए रहे, ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है, ठीक है, उसे आपको सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको जवाब देना है। ये तरीका है आपका क्लैट के एग्जाम का। अब कौन कौन से एरियाज जिन्हें कवर करना है, देखिए एक इंग्लिश का आपका पेपर होता है, ठीक है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन पार्ट हो गया आपका इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका लीगल रीजनिंग का पार्ट होता है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, उसके बाद आपका क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का ये एक पोर्शन होता है क्यूटी का, जो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक का होता है। क्लास 8th का जो मैथ्स होता है उसी पर यह बेस्ड होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है इसमें। तो कुल मिलाकर यह है। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो नॉर्मल सा एक आपको पैराग्राफ छोटा सा एक दिया, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट दिया रहेगा। देखिए कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कॉम्प्रीहेंड, यानी आपको पहले उस पैरा को समझ लेना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, यह आप अपने स्कूल में भी करते होंगे, क्लास 6, 7, 8, 9 इन सब क्लासेस में कॉम्प्रीहेंशन का जो आपका पार्ट होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। मुझे याद है हम लोग को तो जिस वक्त हम लोग पढ़ाई करते थे उस वक्त तो आता था, तो निश्चित तौर पे आज के टाइम भी यह क्वेश्चंस आपके कवर होते होंगे आपके स्कूल्स में। तो वही पैटर्न है, बस प्रैक्टिस आपको करना है, कोई बहुत टफ नहीं होता है, एक माइंडसेट के साथ। ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक एवरेज इंग्लिश होनी चाहिए जो कि आप पढ़ के आप समझ सकते हैं, उतनी आपके पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंग्लिश में आपका एक कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है जिसमें कि क्वेश्चंस बनेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर दोनों इंक्लूड है, एक ही पार्ट में उसको कवर किया गया है। तो उसके लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर जो रोज़ मैंने बताया, उसके लिए आप कोई भी, जैसे विज़न आईएएस का आपका है, उसका आता है आपको, मंथली भी आता है, एनुअल भी आता है, वो आप ले सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए। अब आपका सवाल होगा कि सर मान लीजिए हम क्लास 10th में हैं और हमें जब हम 12th क्लास में अगर हम जाते हैं, 10th तो हमने पास कर लिया, 10th के बाद हम 11th में एडमिशन लेंगे, 11th और 12th, तो अभी से हम करंट अफेयर क्यों पढ़े? करंट अफेयर का मतलब तो आप भी समझ रहे होंगे कि अभी करंट का है। देखिए करंट अफेयर का मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, करंट का ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि या तो 6 महीने पहले का एग्ज़ाम से 6 महीने या साल भर पहले का भी पूछ लेते हैं, कभी 2 साल पहले का भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन होता है। जैसे कि आपका यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, कब से चल रहा है, लेकिन अभी भी वो इशू है। तो इससे आप पढ़ेंगे, आपको नॉलेज मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की जो बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़िए। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़िए। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। करंट की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। या कुछ मैंने आपको बताया, देखिए ये आप सुनते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर एक ले लीजिए द हिंदू, उसे आप पढ़िए। उसमें कुछ एरियाज़ होते हैं, 3-4 टॉपिक होंगे, उन्हें ही आपको पढ़ना है, ठीक है। उन एरियाज़ को आप कवर कर लीजिए। करंट अफेयर में जनरल नॉलेज में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको नहीं देना है या पीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है। हल्का जो समझिए कि इन बेसिक्स जो नॉलेज होता है जो आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मानिए जनरल नॉलेज में आपका एआई भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, 5G को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, जैसे उज्ज्वला योजना है, ठीक है, सरकार की, तो उससे रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उसमें आपको बना दिया जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको दिया जाएगा, पूरा पैराग्राफ लिखा रहता है, उससे आप पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको एक क्वेश्चन बनेगा, 4 ऑप्शंस होंगे, सेलेक्ट करना है, फिर एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनेगा, फिर 4 ऑप्शंस होंगे, फिर उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ये ऐसा तो मैं अभी अपने बच्चों, जो कि अभी मेरे बच्चे क्लास 2 में पढ़ रहे हैं, उनको भी कुछ इसी तरह का पैसेज दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे आपने पढ़ा होगा यह चीज़। उसके बाद लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने एक पेपर देखा था 2024, अभी जो लास्ट का जो हुआ था आपका क्लैट का, तो उसमें मैंने देखा था कि जो ये आपको जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट है, तो उसमें जे बोर्ड जो होता है उसमें कितने मेंबर हैं, क्या होती है, ठीक है, ये सब कुछ दिया था। तो जैसे उसमें एक
आपको जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, साथ में 2 ऐसे लोग होते हैं जो कि सोशल वर्क जो फील्ड है उससे रिलेटेड होते हैं, उससे संबंध रखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लीगल रीजनिंग में हो गया। कभी कभी आपसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी कुछ हल्का पूछ लिया जा सकता है। मौलिक अधिकार क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, ये आपके सोशल साइंस में आप कवर करते हैं। ईवी जो होता है, ईवी में भी आप कवर करते हैं। तो यह कुछ हो गया आपका, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस ये सब कुछ हो गया, या सोशल साइंस हो गया, सामाजिक अध्ययन जिसे आप कहते हैं, उसमें यह सारा टॉपिक आपका कवर होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं बच्चों को घर में पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, तो मैं देखता हूँ या बच्चों की बुक्स में भी देखता हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको कवर होते हैं। उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग है। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको कोई एक स्टोरी दे दी जाएगी, ठीक है। कोई भी स्टोरी आपको दे दी जाएगी, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में ही आपको दे दिया जाएगा, या इंडियन इकोनॉमी के बारे में। बहुत सिंपल रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहता है, लेकिन आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप क्लास 12th में आप आ गए हैं, ठीक है, और एक कॉम्पिटिशन की तैयारी आप कर रहे हैं, एंट्रेंस, ठीक है। तो आपका एक लेवल मान के चलते हैं कि एक लेवल आपने अपना बना लिया है, उसके हिसाब से आपने माइंड सेट कर लिया है। तो वो एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसे आप पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में आपको अकॉर्डिंगली फिर आंसर करना है। सेम पैटर्न रहेगा, आपको एक क्वेश्चन बनेगा और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सभी आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाता है क्वांटिटिव टेक्निक का। यह मैंने आपको बता दिया, जो क्लास 8th का जो आपका मैथ्स होता है, बेसिक जो मैथ्स होता है, उसमें बहुत टफ नहीं होता है। बेसिक जो रेशियो से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा, तो उसमें भी एक पैराग्राफ स्टोरी की तरह बना रहेगा, उसी में से कुछ क्वेश्चन ये लोग तैयार करेंगे, ठीक है। और उसी में फिर ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा कि एक क्वेश्चन बनेगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, उसे आपको सेलेक्ट करना है। यह कुछ तरीका है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस पे बच्चे गलती करते हैं कि उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, जीके जीएस बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी पूछा जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वांटिटिव जो टेक्निक होता है, अक्सर बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं। सारा जो कट ऑफ जो होता है, स्कोर जो होता है, वह स्कोर आपका बेस्ट जो होता है वह क्वांटिटिव टेक्निक से ही स्कोर आपका अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी पोर्शन ईजी ही होते हैं, तो उसमें सारे बच्चे लगभग एवरेज जो बच्चे तैयारी सीरियस करते हैं तरीके से, वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए क्यूटी में क्वांटिटिव टेक्निक में बच्चे जाके फंस जाते हैं, तो वहाँ के लिए आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो यह कुछ तरीका है। तो अच्छा, एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्लैट की बात करते हैं हम लोग, नेशनल लॉ कॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि क्लैट के बाद निश्चित तौर पर अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो नेशनल लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, एनएलयू में आपका एडमिशन होता है। आपका सवाल हुआ कि सर हमारे शहर में भी तो लॉ कॉलेज है, तो जो हमारे शहर में लॉ कॉलेज है या हमारे स्टेट में लॉ कॉलेज है और जो एनएलयूज़ की आप बात कर रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है? देखिए, एनएलयूज़ में एक फ़र्क ये पड़ जाता है, देखिए सिलेबस सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बराबर होता है, वही लॉ होते हैं, सारी चीज़ वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, सब कुछ वही पढ़ना है आपको। एक तो फैकल्टी का फ़र्क पड़ जाता है, वहाँ बेस्ट जो आपकी फैकल्टी होती है, मेंटरशिप जो होती है, जो हम बात करते हैं, फैकल्टी आपकी बहुत अच्छी होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि बहुत ही फ़िल्टर करके बच्चे वहाँ पर आते हैं, बहुत फ़िल्टर करके, ठीक है ना, क्लैट क्रैक करके तब एडमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, सेमिनार होता है, तो सेमिनार यही नहीं कि बस एक कहते हैं खाना पूर्ति वाला नहीं, एक अच्छे लेवल पे सेमिनार होता है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि जो बच्चे क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक जनरल इंसाइट के लिए मैंने आज का यह वीडियो लेक्चर बनाया है, ठीक है साथियों। किसी तरह का भी कोई सवाल अगर आपके मन में है तो निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।